हेलो दोस्तों, इस नई स्टोरी प्रोजेक्ट भारत में आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको स्टोरी धीमी लगे तो अपने मोबाइल में स्पीड बढ़ा लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट भारत, रियलिटी टू प्रोग्रेस। प्रस्तावना। ये कहानी किसी सरकार की नहीं, ये कहानी किसी राजनीतिक दल की नहीं, ये कहानी किसी एक नेता की नहीं, ये कहानी एक राष्ट्र की है। भूमिका। हर सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब उसे स्वयं से एक प्रश्न पूछना पड़ता है, क्या हम वहां पहुंच चुके हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था? ये प्रश्न नया नहीं था, लेकिन इसका उत्तर हर पीढ़ी को नए सिरे से खोजना पड़ता है। रात के 2:17 नई दिल्ली। मानसून की हल्की बारिश राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और साउथ ब्लॉक की विशाल इमारतों पर लगातार गिर रही थी। शहर शांत था, लेकिन भारत सोया नहीं था। उसी समय उत्तर में एक सैनिक सीमा पर पहरा दे रहा था। दक्षिण में एक वैज्ञानिक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर शोध कर रहा था। पूर्व में एक मछुआरा समुद्र में अपनी नाव संभाल रहा था। पश्चिम में एक युवा अपना पहला स्टार्टअप शुरू करने के लिए निवेशकों के उत्तर का इंतजार कर रहा था। कहीं एक किसान आसमान की ओर देखकर बारिश की दुआ कर रहा था। कहीं एक डॉक्टर लगातार 18 घंटे की ड्यूटी पूरी करके भी अस्पताल से बाहर नहीं निकला था। कहीं एक छात्र सरकारी नौकरी का सपना लेकर देर रात तक पढ़ रहा था। और कहीं एक माँ अपने बेटे के सुरक्षित घर लौटने की प्रार्थना कर रही थी। ये सब एक ही समय पर एक ही देश में हो रहा था। यही भारत था, विरोधाभासों से भरा लेकिन संभावनाओं से भी भरा। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, हजारों वर्षों की सभ्यता, असंख्य भाषाएं, असंख्य संस्कृतियां, असंख्य सपने। फिर भी जब एक किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करता है, जब एक युवा अपनी योग्यता के बावजूद अवसर खोजता रहता है, जब एक नागरिक अपने ही अधिकार के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाता है, तो मन में एक प्रश्न उठता है, कमी कहाँ है? क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास मेहनत करने वाले लोगों की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर भारत अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे राष्ट्र को समझना होगा। क्योंकि राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता, राष्ट्र केवल संविधान से भी नहीं बनता, राष्ट्र केवल सड़कों, पुलों, कारखानों और ऊंची इमारतों से भी नहीं बनता। राष्ट्र बनता है अपने नागरिकों की सोच से, उनकी ईमानदारी से, उनके अनुशासन से, उनके परिश्रम से और उनके उस निर्णय से जो वे तब लेते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। ये कहानी किसी सुपरहीरो की नहीं है, ये कहानी उन साधारण लोगों की है जो असाधारण निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने से पहले उन्हें भारत को देखना नहीं, समझना होगा। क्योंकि जिस राष्ट्र को समझे बिना बदलने की कोशिश की जाती है, वहां सुधार नहीं, भ्रम पैदा होता है। और यहीं से शुरू होती है प्रोजेक्ट भारत, रियलिटी टू प्रोग्रेस। लेकिन भारत को समझने की पहली कक्षा न संसद में लगने वाली थी, न किसी मंत्रालय में, बल्कि एक छोटे से गांव की उस पंचायत के बाहर, जहां सूरज उगने से पहले ही अपने अधिकारों की उम्मीद लिए कुछ लोग लाइन में खड़े होने लगे थे। और उन्हें अभी यह भी नहीं पता था कि आज उनकी मुलाकात केवल एक युवक से नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार से होने वाली है जो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों की सोच को चुनौती देने वाला था। अध्याय 1, भारत की पहली धड़कन। भोर होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था।
पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। आकाश पर फैले असंख्य तारे ऐसे चमक रहे थे मानो सदियों से इस धरती की कहानी चुपचाप सुनते आ रहे हों। हल्की ठंडी हवा खेतों से होकर गुजर रही थी। गेहूं की खाली मेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस शांति के भीतर भी जीवन जाग चुका था। एक किसान अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के 2 डिब्बे बांध रहा था। एक महिला चूल्हे में आग जलाने की तैयारी कर रही थी। एक छात्र लालटेन की मध्यम रोशनी में किताब खोलकर बैठा था। एक जवान जो 2 दिन की छुट्टी पर घर आया था अपनी वर्दी को बड़े ध्यान से तह कर रहा था। और गांव के बीचों बीच खड़ा 200 साल पुराना बरगद आज भी सब कुछ वैसे ही देख रहा था जैसे उसने आज़ादी से पहले देखा था, जैसे उसने आज़ादी के बाद देखा था और जैसे वह आज देख रहा था। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, सरकारें बदलती गईं, लेकिन बरगद वहीं खड़ा रहा मानो वह भारत का मौन इतिहासकार हो। बरगद के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी सीने तक आती थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जिसे उम्र कभी कम नहीं कर सकती। उनका नाम था आचार्य वेद प्रकाश। लोग कहते थे उन्होंने अपना आधा जीवन भारत को समझने में बिताया है। उन्होंने हिमालय के गांव देखे थे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां देखी थीं, राजस्थान के रेगिस्तान में महीनों बिताए थे, तमिलनाडु के समुद्री तटों पर मछुआरों के साथ रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में भी समय बिताया और उन गांवों में भी जहां आज तक कोई शोधकर्ता नहीं पहुंचा। वह कहते थे भारत को किताबों से आधा समझा जा सकता है, बाकी आधा उसकी मिट्टी सिखाती है। उसी समय बरगद की ओर तेज कदमों से एक युवक आता दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में बेचैनी, मानो वह वर्षों से किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा हो। उसका नाम था आरव। वह आचार्य के सामने पहुंचा और बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गया। दोनों के बीच लगभग 1 मिनट तक कोई शब्द नहीं बोला गया, सिर्फ हवा चल रही थी। दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। आचार्य ने आंखें खोले बिना पूछा, नींद नहीं आई? आरव हल्का सा मुस्कुराया, जब मन में सवाल बहुत हों तो नींद कम ही आती है। आचार्य ने धीरे से आंखें खोलीं, तो बताओ इस बार कौन सा सवाल तुम्हें यहाँ खींच लाया? आरव ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या भारत सचमुच विकसित देश बन सकता है? हवा जैसे एक पल के लिए रुक गई। बरगद की एक सूखी पत्ती टूटकर दोनों के बीच आ गिरी। आचार्य ने उस पत्ती को उठाया, कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, गलत सवाल। आरव चौंक गया। गलत? हाँ, आचार्य ने शांत स्वर में कहा, सवाल यह नहीं है कि भारत विकसित बन सकता है या नहीं। उन्होंने पत्ती को अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, सवाल यह है कि क्या भारत के लोग विकसित भारत बनाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिस यात्रा पर वह निकला है उसकी मंजिल से भी ज्यादा कठिन उसकी शुरुआत होने वाली है। और उसी क्षण गांव की दिशा से तेज आवाज आई, जल्दी चलो, पंचायत कार्यालय खुलने वाला है। आचार्य धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी उठाई और बिना पीछे देखे कहा, चलो आरव, आज भारत तुम्हें अपना पहला सच दिखाने वाला है। आरव ने बरगद की ओर एक बार देखा, फिर आचार्य के पीछे चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अध्याय 2। कतार में खड़ा भारत। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगने लगा था।
गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए आचार्य वेद प्रकाश और आरव पंचायत भवन की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान खुल चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे पर रखी केतली से भाप उठ रही थी। चाय की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। दुकानदार रेडियो पर सुबह की खबरें सुन रहा था। इस वर्ष भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। समाचार वाचक की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। चाय पी रहे कुछ लोगों के चेहरों पर गर्व था। कुछ लोग चुप थे और कुछ ने जैसे ये समाचार सुना ही नहीं। आरव ने धीरे से पूछा, बाबा, अगर हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर गांव के लोग इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? आचार्य मुस्कुराए नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, आज जवाब मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद दोनों पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर आरव ठिठक गया। कार्यालय खुलने में अभी लगभग 40 मिनट बाकी थे। फिर भी लोगों की लंबी कतार पहले से लगी हुई थी। किसी के हाथ में पुराने कागजों की फाइल थी, किसी के पास प्लास्टिक की थैली में रखे दस्तावेज थे, किसी ने फाइल को कपड़े में लपेट रखा था, मानो वह उसके जीवन की सबसे कीमती चीज हो। एक बुजुर्ग अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे खड़े थे। एक गर्भवती महिला जमीन पर बिछी बोरी पर बैठी थी। एक युवा मजदूर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। शायद अगर आज उसका काम नहीं हुआ तो उसे दिनभर की मजदूरी भी छोड़नी पड़ेगी। आरव ने पूरी कतार को देखा, फिर धीरे से बोला, यहाँ तो पूरा भारत खड़ा है। आचार्य ने उसकी ओर देखा। याद रखना, भारत केवल संसद में नहीं मिलता, भारत ऐसी ही कतारों में भी मिलता है। तभी एक लगभग 10 साल का लड़का अपनी माँ से बोला, अम्मा, आज काम हो जाएगा ना? महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हो जाएगा बेटा, इस बार जरूर हो जाएगा। आरव ने वह मुस्कान देखी। उसे समझ आ गया, वह मुस्कान उम्मीद से ज्यादा मजबूरी की थी। उसी समय भीड़ के पीछे से एक चमचमाती सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। वह सीधे कार्यालय के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। कतार में खड़े लोगों ने अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। आरव से रहा नहीं गया। ये लाइन में क्यों नहीं लगा? पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ लोग नियमों से नहीं, पहचान से काम करवाते हैं। आरव ने मुठियां भींच लीं, लेकिन आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। गुस्सा संभाल कर रखो। हमें व्यक्ति से नहीं, उस सोच से लड़ना है जो मानती है कि नियम केवल कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कुछ ही देर बाद कार्यालय का दरवाजा खुला। भीड़ एकदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक कर्मचारी ने ऊंची आवाज में कहा, धक्का मत दीजिए, सबका नंबर आएगा। लोग फिर रुक गए। भीड़ में खड़ी वही गर्भवती महिला अचानक लड़खड़ा गई। उसकी फाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कागज हवा में बिखर गए। लाइन में खड़े अधिकांश लोग बस देखते रहे, लेकिन आरव बिना एक पल गंवाए दौड़ा। वह घुटनों के बल बैठ गया, एक एक कागज उठाने लगा। तभी उसने देखा, उन कागजों के बीच एक पुरानी तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में एक सैनिक मुस्कुरा रहा था। आरव ने तस्वीर उठाई, धीरे से पूछा, ये? महिला की आंखें भर आईं। मेरे पति सीमा पर शहीद हो गए। मैं उनके परिवार सहायता के कागज पूरे कराने आई हूँ। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। आरव ने बिना कुछ कहे तस्वीर दोनों हाथों से संभालकर उन्हें लौटा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि सरकारी फाइलों में केवल कागज नहीं होते, कई बार किसी का पूरा जीवन दबा होता है। और उसी क्षण कार्यालय के भीतर से एक आवाज आई, अगला नाम। भीड़ फिर आगे बढ़ी, लेकिन
आज आरव की आंखों में केवल भीड़ नहीं थी, उसे हर चेहरे के पीछे एक कहानी दिखाई देने लगी थी। और शायद यही वह क्षण था जब उसने लोगों को गिनना बंद किया और उन्हें समझना शुरू किया। अध्याय 3। एक फाइल और एक सवाल। पंचायत कार्यालय के भीतर घड़ी ने सुबह के 9 बजाए। टिक टिक टिक। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की आवाज पूरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। छत पर लगे पुराने पंखे लगातार घूम रहे थे। लकड़ी की अलमारियों में वर्षों पुरानी फाइलें भरी हुई थीं। कुछ फाइलों पर धूल की मोटी परत जमी थी, तो कुछ बार बार खुलने के कारण किनारों से घिस चुकी थीं। कमरे में स्याही, पुराने कागज और धूल की मिली-जुली गंध फैली हुई थी। आरव धीरे धीरे चारों ओर देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी देश का भविष्य केवल बड़ी इमारतों में नहीं, इन छोटी छोटी मेज़ों पर भी लिखा जाता है। पहले काउंटर पर एक मध्यम आयु का कर्मचारी बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन व्यवहार में विनम्रता। वह हर नागरिक की बात ध्यान से सुन रहा था। किसी का दस्तावेज कम होता तो वह केवल नहीं होगा नहीं कहता, बल्कि यह भी समझाता कि क्या कमी है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। आरव ने ये देखा और मन ही मन सोचा, अगर हर सरकारी कर्मचारी ऐसा हो जाए तो शायद आधी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएं। तभी दरवाजे से एक दुबला पतला बुजुर्ग अंदर आया। उसकी चाल धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। कंधे पर एक पुराना कपड़े का झोला लटका था। उसने बड़ी सावधानी से उसमें से एक फाइल निकाली। फाइल इतनी पुरानी थी कि उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। वह कर्मचारी के सामने पहुंचा, धीरे से बोला, बेटा, यह मेरी जमीन के कागज हैं। 4 साल से एक ही काम के लिए आ रहा हूं। हर बार कोई नई कमी बता दी जाती है। अब समझ नहीं आता, गलती मेरी है या कागजों की? उसकी आवाज टूट गई। आरव चुपचाप सुनता रहा। कर्मचारी ने फाइल खोली, एक एक कागज ध्यान से देखने लगा। करीब 5 मिनट तक कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। फिर उसने फाइल बंद की, बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बाबा, इस बार कोई कमी नहीं है। आज आपका काम हो जाएगा। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। कर्मचारी तुरंत अपनी कुर्सी से उठा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे आशीर्वाद तब दीजिए जब मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। आज मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। आरव उस कर्मचारी को देखता रह गया। आचार्य वेदप्रकाश उसके पास आकर धीरे से बोले, याद रखो, देश को केवल बड़े नेताओं ने आगे नहीं बढ़ाया, हजारों ऐसे गुमनाम लोगों ने भी आगे बढ़ाया है, जो रोज अपना काम ईमानदारी से करते हैं। उसी समय कमरे के दूसरे कोने से अचानक ऊंची आवाज सुनाई दी, मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? सभी लोग उधर देखने लगे। करीब 30 वर्ष का एक युवक गुस्से में खड़ा था। उसके हाथ में फाइल थी, चेहरा लाल हो चुका था। कर्मचारी ने शांत स्वर में पूछा, क्या समस्या है? युवक ने फाइल मेज पर रख दी। 3 महीने हो गए, हर बार कहते हो अगली तारीख पर आना, आखिर कब तक? कमरे का वातावरण अचानक भारी हो गया। आरव ने देखा, कर्मचारी भी असहज हो गया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। आचार्य ने बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से आरव से कहा, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। कई बार जो दिखता है पूरी सच्चाई नहीं होता। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मतलब? आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल उस फाइल की ओर इशारा किया, जो अभी मेज पर रखी थी। उसी फाइल के भीतर एक ऐसा सच छिपा था, जो आरव की सोच को एक बार फिर बदलने वाला था। अध्याय 4।
गलती किसकी थी? कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उसी फाइल पर टिक गईं। युवक की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा था, और वह गुस्सा झूठा नहीं लग रहा था। कर्मचारी ने धीरे से फाइल खोली। एक एक पन्ना फिर से देखने लगा। कमरे में केवल कागज पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद उसने सामने बैठे युवक की ओर देखा। तुम्हारा नाम? विक्रम। क्या तुमने ये आवेदन स्वयं भरा था? हाँ। और यह नक्शा किसने बनवाया? एक निजी एजेंसी से। कर्मचारी ने फाइल में रखा नक्शा मेज पर फैला दिया। फिर उसने एक लाल पेन उठाया, एक कोने पर निशान लगाया। यही समस्या है। विक्रम ने झुककर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या? कर्मचारी ने शांत स्वर में कहा। यहाँ जो भूमि संख्या लिखी गई है वह तुम्हारी जमीन से मेल नहीं खाती। विक्रम तुरंत बोला, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। बताया था। कर्मचारी ने फाइल से एक पुरानी रसीद निकाली। उस पर स्पष्ट लिखा था, भूमि विवरण में त्रुटि, संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करें। रसीद पर 3 महीने पुरानी तारीख थी। विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे याद आया, उसने वह पर्ची पढ़ी ही नहीं थी। उसे लगा था बस अगली तारीख पर आने से काम हो जाएगा। आरव सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। अभी कुछ देर पहले तक उसे पूरा विश्वास था कि गलती कार्यालय की होगी, लेकिन यहाँ तस्वीर अलग थी। आचार्य वेदप्रकाश ने धीरे से पूछा, अब क्या समझे? आरव ने धीमे स्वर में कहा, हर बार व्यवस्था ही दोषी नहीं होती। आचार्य ने सिर हिलाया, और हर बार नागरिक भी दोषी नहीं होता। अक्सर समस्या दोनों के बीच टूटे हुए संवाद में होती है। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी फाइल उठाई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह शर्मिंदगी थी। मुझसे गलती हो गई। कर्मचारी मुस्कुराया। गलती होना अपराध नहीं है। गलती सुधारने से इनकार करना समस्या बन जाता है। उसने एक कागज पर सही प्रक्रिया लिखी, फिर विक्रम को देते हुए कहा, ये काम हो जाएगा, लेकिन इस बार हर पंक्ति पढ़कर आगे बढ़ना। विक्रम ने पहली बार मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। वह बाहर निकल गया। आरव गहरी सोच में डूब गया। उसे लग रहा था आज उसने 2 बिल्कुल अलग भारत देखे हैं। एक भारत जहां अनावश्यक देरी लोगों को तोड़ देती है, और दूसरा भारत जहां छोटी सी लापरवाही महीनों की परेशानी बन जाती है। दोनों सच थे, और दोनों को समझे बिना समाधान अधूरा था। तभी आचार्य वेदप्रकाश ने कार्यालय की दीवार पर टंगे भारत के नक्शे की ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, आज हमने केवल एक गांव देखा है, लेकिन भारत 6 लाख से अधिक गांवों की कहानी है। हर राज्य अलग, हर जरूरत अलग, हर चुनौती अलग। उन्होंने कुछ क्षण रुककर आगे कहा, अगर सचमुच भारत को समझना है तो हमें केवल शिकायतें नहीं सुननी होंगी, हमें सफल जगहों को भी देखना होगा। आरव ने पूछा, सफल जगहें? आचार्य की आंखों में हल्की चमक उभरी। हाँ, ऐसे गांव जहां लोग पलायन छोड़कर वापस लौटे, ऐसे जिले जहां सरकारी विद्यालयों ने निजी विद्यालयों को चुनौती दी, ऐसे अधिकारी जिन्होंने बिना रिश्वत लिए पूरी व्यवस्था बदल दी, ऐसे किसान जिन्होंने कम पानी में 2 गुनी उपज ली, ऐसे युवा जिन्होंने नौकरी मांगने के बजाय दूसरों को नौकरी देना शुरू किया। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही थी। आचार्य ने अपनी पुरानी डायरी बंद की, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, कल सुबह हम इस गांव से निकलेंगे, क्योंकि भारत को समझने के लिए एक गांव पर्याप्त नहीं, पूरा भारत देखना होगा। उसी समय कार्यालय के बाहर एक पुरानी बस आकर रुकी।
उसके आगे बड़े अक्षरों में लिखा था, जिला मुख्यालय। आरव ने उस बस की ओर देखा। उसे महसूस हुआ, उसकी जिंदगी का पहला अध्याय यही समाप्त हो रहा है। और अगला अध्याय सिर्फ उसके जीवन का नहीं, बल्कि पूरे भारत की यात्रा का प्रारंभ होगा। अध्याय 5, यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज अभी क्षितिज के पीछे ही था। आकाश हल्के नीले रंग में रंगना शुरू हुआ था। गांव की गलियों में रात की ठंडक अभी भी बाकी थी। आचार्य वेद प्रकाश अपने पुराने कंधे के झोले में केवल 3 चीजें रख रहे थे, एक मोटी डायरी, एक फाउंटेन पेन और भारत का पुराना कागजी नक्शा। आरव ने आश्चर्य से पूछा, बस इतना ही सामान? आचार्य मुस्कुराए, यात्रा कपड़ों से नहीं, विचारों से लंबी होती है। दोनों धीरे धीरे बस अड्डे की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर नमस्ते कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान आगे आए। उन्होंने आचार्य के हाथ में गुड़ का एक छोटा टुकड़ा रखा। रास्ते में खा लीजिएगा। आचार्य ने दोनों हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद। आरव ने वह दृश्य देखा। उसने सोचा, जिस गांव में लोगों के पास देने के लिए बहुत कम है, वही लोग सबसे पहले बांटना क्यों सीख जाते हैं। बस अड्डा बहुत बड़ा नहीं था। सीमेंट की टूटी हुई बेंचें, जंग लगा लोहे का शेड और किनारे खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। कुछ लोग चुपचाप बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक दुबला पतला युवक अपने कंधे पर भारी बैग लटकाए वहां पहुंचा। उसकी उम्र शायद 23-24 वर्ष रही होगी। उसकी माँ उसके साथ थी। माँ बार बार उसके कपड़े ठीक कर रही थी, समय पर खाना खा लेना, बीमार मत पड़ना, और वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें भर आईं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, काम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। बस के इंजन की आवाज गूंजी। युवक ने माँ के पैर छुए और बस में चढ़ गया। माँ बस के पीछे तब तक खड़ी रही जब तक बस धूल के बादल में ओझल नहीं हो गई। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, वह कहाँ जा रहा होगा? पास खड़े एक आदमी ने उत्तर दिया, सैकड़ों किलोमीटर दूर, किसी दूसरे राज्य में। यहाँ काम नहीं मिला तो जाना पड़ा। आरव बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा। आचार्य ने उसकी ओर देखा। क्या सोच रहे हो? आरव ने धीरे से कहा, अगर उसके अपने गांव में ही अच्छा काम मिल जाता तो शायद उसे अपनी मां को छोड़कर नहीं जाना पड़ता। आचार्य ने पहली बार संतोष से सिर हिलाया। यही प्रश्न एक दिन तुम्हें भारत की इकोनॉमी की गहराई तक ले जाएगा। याद रखना, कोई भी युवा अपने घर से दूर जाने का सपना लेकर पैदा नहीं होता। अधिकतर लोग मजबूरी में जाते हैं, अवसर की तलाश में। इतने में जिला मुख्यालय जाने वाली बस आ गई। पुरानी थी, खिड़कियों का रंग उखड़ चुका था, लेकिन उसके भीतर बैठे हर यात्री के पास अपनी अपनी मंजिल थी। आचार्य और आरव बस में चढ़ गए। उन्हें पीछे की ओर 2 सीटें मिल गईं। बस धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से गांव पीछे छूटने लगा। बरगद, तालाब, पंचायत भवन, कच्ची गलियां, सब धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गए। आरव ने आखिरी बार पीछे देखा। उसे लगा, वह केवल गांव नहीं छोड़ रहा, वह अपनी पुरानी सोच भी पीछे छोड़ रहा है। करीब 1 घंटे बाद बस एक बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गई। सड़क के दोनों ओर विशाल कारखाने दिखाई देने लगे। कुछ जगहों पर नई इमारतें बन रही थीं। कहीं बड़े गोदाम थे, कहीं सौर ऊर्जा के पैनल चमक रहे थे, तो कहीं बंद पड़े पुराने कारखानों के टूटे हुए गेट भी दिखाई दे रहे थे। आरव ने एक ही सड़क पर 2 अलग अलग भारत देखे। एक जो आगे बढ़ रहा था, दूसरा जो कहीं पीछे छूट गया था। उसने आचार्य की ओर देखा। क्या विकास का मतलब यही है? आचार्य ने बाहर देखते हुए कहा, नहीं, विकास का अर्थ केवल नई इमारतें नहीं होता।
विकास तब होता है जब उन इमारतों के कारण लोगों का जीवन भी बेहतर हो। बस आगे बढ़ती रही और उसी समय सामने की सीट पर बैठे दो व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, अगर वह फाइल आज भी पास नहीं हुई तो ऊपर तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। दूसरे ने सिर हिलाया, वरना काम रुक जाएगा। आरव ने अनजाने में उनकी बात सुन ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गांव की सीमा पार करने के बाद भी कुछ समस्याएं पीछे नहीं छूटी थीं। वे बस अपना रूप बदल रही थीं। और शायद भारत की असली यात्रा अब शुरू हुई थी। अध्याय 6। जिला मुख्यालय। बस ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम की। कुछ ही क्षण बाद एक बड़े बस स्टैंड के सामने आकर रुक गई। चारों ओर शोर था, चाय की दुकानों से उठती भाप, रिक्शा चालकों की आवाजें, फल बेचने वालों की पुकार, दूर कहीं निर्माण कार्य की मशीनों की लगातार गूंज। गांव की शांत सुबह से बिल्कुल अलग संसार था। आरव बस से उतरा। उसने चारों ओर देखा। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सैकड़ों मोटरसाइकिलें, तेजी से भागती जिंदगी। उसे ऐसा लगा जैसे भारत की धड़कन यहाँ कुछ और तेज हो गई हो। बस स्टैंड के बाहर एक विशाल डिजिटल स्क्रीन लगी थी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ईमानदारी सबसे बड़ी सेवा। स्क्रीन पर संदेश बदलते रहे। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। किसी भी सरकारी सेवा के लिए अतिरिक्त धन न दें। आरव कुछ क्षण तक उस स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसकी नज़र ठीक नीचे गई। वहीं भीड़ से थोड़ा हटकर एक आदमी बहुत धीरे धीरे लोगों से फुसफुसाकर बात कर रहा था। अगर लाइसेंस जल्दी चाहिए, अगर अनुमति पत्र जल्दी चाहिए, अगर फाइल आगे बढ़ानी है तो इधर आइए। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने ऊपर लगी स्क्रीन देखी। फिर उस आदमी को। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमे स्वर में बोला, ऊपर संदेश कुछ और कह रहा है, नीचे हो कुछ और रहा है। आचार्य वेद प्रकाश ने उत्तर दिया, यही कारण है कि केवल नारे किसी देश को नहीं बदलते। व्यवस्था और व्यवहार दोनों बदलने पड़ते हैं। दोनों पैदल ही जिला कलेक्टरेट की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक ओर निजी अस्पताल की चमचमाती इमारत थी, दूसरी ओर सरकारी अस्पताल के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक ओर नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था, दूसरी ओर पुरानी नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। एक ओर महंगी कारें खड़ी थीं, दूसरी ओर एक मजदूर अपनी बेटी को गोद में लिए फुटपाथ पर बैठा था। आरव ने गहरी सांस ली। एक ही शहर में इतना अंतर क्यों? आचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, याद रखो, असमानता केवल पैसों से नहीं बनती। अवसरों का असमान वितरण भी उतना ही बड़ा कारण होता है। कुछ ही देर बाद दोनों जिला कलेक्टरेट के मुख्य द्वार पर पहुंचे। विशाल भवन, राष्ट्रीय ध्वज, कड़ी सुरक्षा और भीतर बाहर आते जाते सैकड़ों लोग। द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जन सेवा ही प्रशासन का प्रथम धर्म है। आरव ने वह पंक्ति पढ़ी, धीरे से दोहराया, जन सेवा। तभी एक वृद्ध सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते लगाते रुक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पंक्ति पढ़ना आसान है, इसे हर दिन जीना मुश्किल है। आरव उसकी ओर देखने लगा। वृद्ध के चेहरे पर वर्षों का अनुभव झलक रहा था। मैं 35 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत अधिकारी आए, बहुत अधिकारी गए। कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर बड़े हो गए और कुछ कुर्सी छोड़ने के बाद भी लोगों के दिल में बड़े रहे। ये कहकर वह फिर चुपचाप झाड़ू लगाने लगा। आरव ने पहली बार महसूस किया कि इतिहास हमेशा किताबें नहीं लिखती। कई बार इतिहास उन लोगों की यादों में रहता है
जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उसी समय कलेक्टरेट के भीतर अचानक हलचल बढ़ गई। कर्मचारी अपनी अपनी मेजों पर जल्दी जल्दी फाइलें रखने लगे। सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए। एक सफेद सरकारी वाहन मुख्य द्वार से भीतर आया। उस पर लाल नीली बत्ती नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। फिर भी पूरा वातावरण बदल गया। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, कौन आया है? पास खड़े एक कर्मचारी ने आदर से उत्तर दिया, नए मंडल आयुक्त श्री विवेक राजन। कहते हैं जहां भी गए वहां वर्षों से रुकी व्यवस्थाएं चलने लगीं। लेकिन उस कर्मचारी ने बात अधूरी छोड़ दी। आरव ने पूछा, लेकिन क्या? कर्मचारी ने चारों ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, जो लोग व्यवस्था की कमजोरियों से लाभ उठाते हैं उन्हें ऐसे अधिकारी कभी पसंद नहीं आते। इतना कहकर वह भीतर चला गया। आरव कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि अब कहानी केवल गांव की नहीं रही। अब उसके सामने व्यवस्था के ऊंचे स्तर खुलने वाले थे। और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी फाइल पूरे जिले को हिला देगी जिसे कई लोग हमेशा के लिए दबा देना चाहते थे। अध्याय 7, एक अधिकारी और एक व्यवस्था का सच। कलेक्टरेट भवन के बाहर खड़े आरव की नज़र अभी भी उस सरकारी वाहन पर थी। वह वाहन अब पार्किंग में खड़ा था, लेकिन उसके आने के बाद पूरे वातावरण में एक अलग सी गंभीरता आ गई थी। लोग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। कर्मचारी अपनी मेजों को व्यवस्थित कर रहे थे। कुछ लोग उम्मीद से भरे हुए थे और कुछ लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। आरव ने आचार्य वेद प्रकाश से पूछा, एक व्यक्ति के आने से इतना बदलाव क्यों? आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि कुर्सी केवल पद नहीं होती आरव, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की सोच भी उसके साथ आती है। एक अच्छा अधिकारी सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ बदल सकता है, और एक लापरवाह अधिकारी अच्छी व्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है। इसी बीच कलेक्टरेट के मुख्य हॉल में एक सूचना लगी। जनसंवाद कार्यक्रम, प्रत्येक नागरिक अपनी समस्या सीधे प्रस्तुत कर सकता है। आरव ने ध्यान से पढ़ा, क्या ये सच में होता है? आचार्य मुस्कुराए, होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचती है? आरव चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था कि किसी योजना का होना और उसका लाभ लोगों तक पहुंचना दो अलग बातें हैं। कुछ देर बाद नए मंडल आयुक्त विवेक राजन हॉल में आए। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन व्यवहार में कठोरता नहीं। उन्होंने आते ही सबसे पहले अधिकारियों से नहीं, वहां बैठे आम लोगों से बात करनी शुरू की। उन्होंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसान ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर अपने सहायक से कहा, इसका समाधान आज ही प्रक्रिया में डालिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा, ये समस्या दोबारा किसी और किसान के साथ न हो, इसके लिए क्या बदलाव करना होगा? आरव ध्यान से देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या का समाधान केवल एक व्यक्ति की मदद करना नहीं होता। असली समाधान होता है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां वही समस्या बार बार पैदा न हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विवेक राजन अपने कार्यालय में पहुंचे। मेज पर कई फाइलें रखी थीं। उनमें से एक फाइल पर लाल अक्षरों में लिखा था, भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण परियोजना। उन्होंने फाइल खोली, कुछ पन्ने पढ़े, फिर अचानक रुक गए। ये काम पिछले 2 साल से क्यों रुका हुआ है? कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। विवेक राजन ने पूछा, तकनीकी समस्या? उन्होंने फाइल बंद की। या फिर इच्छाशक्ति की समस्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़ा आरव ये सब नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है।
आचार्य ने उसकी ओर देखा। हर बदलाव की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के सवाल पूछने से होती है, लेकिन उस बदलाव को टिकाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ता है। आरव ने पूछा, तो क्या एक अच्छा अधिकारी पूरे सिस्टम को बदल सकता है? आचार्य ने धीरे से कहा, एक अधिकारी शुरुआत कर सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन तब होता है जब समाज, प्रशासन, तकनीक और राजनीति एक ही दिशा में काम करें। उसी समय विवेक राजन की मेज पर एक और फाइल आई। उस पर लिखा था, शिकायत, सरकारी सेवा के बदले अवैध धन की मांग। उन्होंने फाइल खोली और पहली ही पंक्ति पढ़कर उनका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि शिकायत में लिखा था, मुझसे मेरा अधिकार पाने के लिए पैसे मांगे गए। विवेक राजन ने कुर्सी से पीछे टिककर आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता था, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, यह उस बीमारी का संकेत था जो छोटे स्तर से शुरू होकर पूरे विश्वास को कमजोर कर देती है। और अब उनके सामने पहला बड़ा प्रश्न खड़ा था, क्या केवल भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ना पर्याप्त है, या फिर उस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है? अध्याय 8, भ्रष्टाचार की जड़। विवेक राजन अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। सामने रखी शिकायत वाली फाइल खुली थी। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी उनकी ओर देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, क्योंकि अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर पहली प्रतिक्रिया होती है, किसने पैसा लिया? लेकिन विवेक राजन का पहला सवाल अलग था। उन्होंने पूछा, ये पैसा क्यों मांगा गया? कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक अधिकारी ने कहा, सर, क्योंकि वह कर्मचारी गलत था। विवेक राजन ने उसकी ओर देखा। हो सकता है, लेकिन अगर एक कर्मचारी गलत है तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर 10 जगहों पर लोग यही समस्या बता रहे हैं तो हमें व्यक्ति से आगे जाकर व्यवस्था को देखना होगा। उन्होंने फाइल के अगले पन्ने खोले। शिकायतकर्ता का नाम था रामलाल साहू, उम्र 58 वर्ष, पेशा छोटा किसान, समस्या भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए कार्यालय के चक्कर, कई बार आवेदन, काम पूरा नहीं हुआ, और नीचे एक लाइन थी, काम जल्दी कराने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग। विवेक राजन ने अपने सहायक से कहा, रामलाल जी को बुलाए। कुछ देर बाद एक साधारण कपड़े पहने व्यक्ति कमरे में आया। चेहरे पर झिझक थी। वह सरकारी कार्यालय के बड़े कमरे में आकर थोड़ा घबरा गया। आइए रामलाल जी, विवेक राजन ने सम्मान से कहा। बैठिए। रामलाल धीरे से बैठ गए। आपने शिकायत की थी? रामलाल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, साहब, शिकायत करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि काम तो उन्हीं लोगों से करवाना होता है जिनके खिलाफ शिकायत करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव, जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, उसे अंदर बुलाया गया था ताकि वह पूरी प्रक्रिया देख सके। उसने रामलाल की बात सुनी। उसे लगा, ये केवल पैसे का मामला नहीं था, ये डर का मामला था। विवेक राजन ने पूछा, आपसे कितने पैसे मांगे गए? रामलाल ने धीमी आवाज में बताया। फिर तुरंत बोले, लेकिन साहब, मैं सिर्फ उस व्यक्ति को सजा दिलवाने नहीं आया। मैं चाहता हूं मेरे बाद किसी और गरीब को ये परेशानी न हो। विवेक राजन कुछ क्षण तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, यही बदलाव की शुरुआत है। उस दिन पहली बार आरव ने देखा, एक शिकायत को केवल एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखा जा रहा था। विवेक राजन ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने बोर्ड पर 3 शब्द लिखे, पारदर्शिता, जवाबदेही, सरलीकरण। फिर बोले, भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने वाला व्यक्ति नहीं बनाता। कई बार जटिल प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर किसी नागरिक को अपने छोटे से काम के लिए 10 कमरों में जाना पड़े,
उसे जानकारी न मिले, समय सीमा तय न हो, तो कुछ लोग उस परेशानी का फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए सुधार केवल कार्रवाई से नहीं, व्यवस्था को आसान बनाने से भी होगा। उन्होंने एक योजना सामने रखी, डिजिटल शासन व्यवस्था, जिसमें आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सके, हर सेवा की समय सीमा तय हो, नागरिक को बार बार कार्यालय न आना पड़े, शिकायत की निगरानी हो सके। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, लेकिन अगर गांव में लोगों के पास इंटरनेट या जानकारी न हो तो? विवेक राजन मुस्कुराए। बहुत अच्छा प्रश्न। तकनीक समाधान है, लेकिन अकेला समाधान नहीं। तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी चाहिए। आचार्य वेदप्रकाश चुपचाप ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने आरव से कहा, याद रखना, भविष्य केवल मशीनों से नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा जब तकनीक और इंसानियत साथ चलेंगे। शाम होने लगी थी। कलेक्टरेट की इमारत पर सूर्य की आखिरी किरणें पड़ रही थी। आरव बाहर खड़ा था। सुबह तक उसके मन में केवल शिकायतें थीं। अब उसके सामने एक और तस्वीर थी। समस्या भी थी और समाधान की शुरुआत भी। लेकिन भारत की यात्रा अभी बहुत लंबी थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें उस जगह जाना था जहां देश का भविष्य लिखा जाता है। एक सरकारी विद्यालय में, जहां पता चलना था कि भारत की असली नींव कितनी मजबूत है। इस स्टोरी में हम भारत के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक मेरी सभी नई स्टोरी पहुंच सके आपके लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी असली मोटिवेशन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अपना ओपिनियन भारत के लिए जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक एक राय भारत के लिए बहुत मायने रखती है। जय हिंद, वंदे मातरम एंड वंदे भारत।